राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारी गाय को लेकर जो अध्ययन कार्य हो रहे हैं उनसे एक अद्भुत बातों का पता चल रहा है। एक से एक अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है। अभी हाल में गाय के घी को लेकर जो अध्ययन कार्य हुए उनसे तो जो हम पिछले 30, 40, 50 सालों से जो गाय के घी को लेकर प्रचलन था, विश्वास था, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अभी तक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते थे कि यदि हम घी का सेवन करते हैं, मलाई का सेवन करते हैं या मलाईदार दूध का सेवन करते हैं तो हम हृदय रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, हम हृदय संबंधी बीमारियों का शिकार बन जाएंगे। लेकिन जो हालिया अध्ययन हुए हैं उन्होंने तो इस धारणा को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है, क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि गाय के घी में ऐसे विशेष तत्व रहते हैं जो हृदय संबंधी रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। जो रोगी हृदय रोगों से पीड़ित हो गए हैं उनको स्वस्थ रखने में, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं। और इस खबर को लेकर एक बड़ा कोहलुअल मचा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, पुराने मनीषी हैं, पुराने आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उन सब ने तो एक ही बात को बार बार दोहराया कि गाय के घी या गाय के जो पंचगव्य हैं वो मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने गाय को माँ की संज्ञा दी और गाय के दूध, दही, घी इन सबको प्रमुखता से अपने भोजन में स्थान दिया। और इसी आधार पर हमारे पूर्वज 100 साल की ज़िंदगी को सहजता से प्राप्त कर लेते थे। वो जिंदा ही नहीं रहते थे। जिंदा रहना एक अलग बात है, पूरी तरह स्वस्थ रहना, सक्रिय रहना अलग बात है। आज भी बहुत लोग 100 साल की आयु तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहते, क्योंकि आखिर के 20-22 साल उन्हें या तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर व्यतीत करना पड़ता है या फिर ऐसे रोगों से पीड़ित होकर, अपनी स्मृति खोकर, या फिर शरीर को क्षीण रख के जीना पड़ता है। नर्सों के साथ ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है, कई तरह दवाएं और कई तरह की डॉक्टरी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रक्रिया रही हैं वो तो बेहद महत्वपूर्ण रही हैं, बहुत ही अद्भुत रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का खान पीन, हमारे यहाँ की जीवन शैली कुछ इस तरह से विकसित की कि हमें कुछ विशेष करना भी नहीं पड़ता था। हम स्वस्थ भी रहते थे और स्वस्थ ही नहीं रहते, हम सक्रिय और मानसिक रूप से भी सक्षम होते थे। और सबके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो गाय के पंचगव्य निभाते थे। हम दूध का सेवन पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ते थे। रात को दूध पीने से हमारा जो पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, पाचन की प्रक्रिया सुगम रहती है। इससे लीवर को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि जब हम रात्रि को सोने से पहले गुनगुना 1 गिलास दूध का सेवन करते हैं और यदि उसमें 1-2 चम्मच घी का भी मिश्रण कर लिया जाए, अच्छे से फेंट लिया जाए, तो उससे कोई अद्भुत रसायन ही नहीं। उसके सेवन से हमारा लीवर भी स्वस्थ रहता है, पाचन तंत्र भी सामान्य रहता है और प्रातःकाल शरीर और जो शौच है वो भी खुल के आ जाती है। तो हाल में जो गाय के घी को लेकर अध्ययन हुए हैं, बात तो मैं उसकी करूंगा, लेकिन उसकी बात पर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपसे एक अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपके संपर्क में कुछ ऐसे मित्र हों जो गौ पर विश्वास करते हों, गौ में भरोसा रखते हैं, तो उन तक भी मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो गाय को घी को लेकर जो अब अध्ययन हुए हैं उनसे कई अद्भुत बातों का पता चला है। उस धारणा को उसने तोड़ के रख दिया है कि गाय के घी के अंदर ऐसे फैट्स रहते हैं जो हमें हृदय रोगों की तरफ अग्रसर करते हैं या फिर हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल असर डालते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, बैड फैट, कोलेस्ट्रॉल। जबकि गाय के घी में तो कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई हानिकारक चीज़ ही नहीं होती। हाँ, गाय के घी में ऐसे दिव्य, अद्भुत और बेहद महत्वपूर्ण फैटी एसिड रहते हैं जो हमें कई तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि नियमित रूप से गाय के घी का सेवन किया जाए तो हमारे जो शरीर की जो सौंदर्य है वो बना रहता है, हमारी त्वचा मुलायम रहती है, आकर्षक रहती है और हमें शीघ्र वृद्धावस्था का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो लोग नियमित रूप से घी का सेवन करते हैं उनकी त्वचा में एक लावण्यता बनी रहती है, एक आकर्षण, मृदुता आती रहती है। दूसरा, त्वचा में सहज झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इसके अलावा गाय के घी में ऐसे भी गुण हैं कि हमारी मानसिक बुद्धि को, हमारी स्मृति को, हमारी बौद्धिक क्षमता को अपने शिखर तक रखती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए या जो शैक्षणिक कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गाय के घी का सेवन करना, क्योंकि इसमें ऐसे
महत्वपूर्ण फैटी एसिड रहते हैं जो कोशिकाओं के विकास में ही नहीं, कोशिकाओं की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हालिया अध्ययन से पता चला है कि गाय के घी में कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड रहता है। ये एक फैटी एसिड समूह में आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः सॉल्ट रूप में इसे CLA कहते हैं। ये CLA बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गाय के घी में जो रहता है, क्योंकि इस CLA के कारण हमारी त्वचाओं को जो ऊतक की संरचना है उनके विकास को सहायता मिलती है। जो त्वचाओं की कोशिकाएं होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं और सहजता से किसी भी आघात को सह कर लेती है। अन्यथा जब इस CLA की कमी हो जाती है तो त्वचाओं की जो कोशिकाओं की जो भारतीय परत होती है, बाहरी आवरण होता है, इसमें एक तरह की सूजन आने लगती है। फिर एक चीज़ और भी पता चला है कि गाय के घी के अंदर जो फैट हैं वो ऐसे फैट है जिनको DHA कहते हैं, DLA कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये ऐसे प्रोटीन फैट कण हैं जो हानिकारक प्रोटीन की जो उपस्थिति हमारे खून में रहती है, हमारी शारीरिक तरल में रहती है, उसको पकड़ कर लीवर तक लेके आते हैं। तो गाय का जो फैट है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा CLA में कोशिकाओं के निर्माण को पुनः व्यवस्थित करने की क्षमता रहती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया है या फिर किसी व्यक्ति की आंतरिक अंगों में किसी तरह की सूजन आ गई है, जख्म बन गए हैं या वहाँ रक्त का निकास होता है, तब भी गाय का घी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है, अभी वो प्रचलन हम भूल गए क्योंकि अब ऐसी ऐसी दवाएँ हमारे आसपास उपस्थित हो गई हैं कि हमने पुरानी मान्यताओं को अपने मन से निकाली फेंचा है। अन्यथा 1980 तक जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को चोट लग जाती थी, गहरा जख्म हो जाता था या फिर कोई जख्म बढ़ता नहीं था, तो उसकी जो हीलिंग प्रक्रिया हम देसी घी के माध्यम से करते थे। ऐसे घी के माध्यम से जिसमें जल का अंश शून्य हो, ऐसे घी को हम हल्का सा गर्म करके या फिर किसी रुई आदि से में भिगोकर उस जख्म को भर देते थे। इस घी को भरने से पहले तो संक्रमण की जो संभावना होती थी वो पूरी तरह समाप्त हो जाती थी। दूसरा, जो कोशिकाओं के जीर्ण भाग थे, नष्ट हो गए भाग थे, वहाँ पुनः सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, रिपेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो घाव भरने लगते हैं। घाव भरते नहीं, वहाँ निशान नहीं रहते। ये सामान्य प्रक्रिया, ऐसे कई प्रयोग हमने देखे। लेकिन क्योंकि आज उसके बाद कई तरह की ऐसी दवाएं आ गई, एंटीसेप्टिक्स आ गए कि उस प्रक्रिया को हमने छोड़ दिया या फिर ऐसी प्रक्रियाओं को दकियासूनी कहना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हमने अपने को उससे पीछे खींच लिया। अन्यथा गाय के घी में तो जख्मों को भरने के लिए, जख्मों को सहजता से हीलिंग प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक अद्भुत क्षमता है। तो घी का जब सेवन करते हैं तो आंतरिक अंगों में यदि किसी तरह के जख्म बन जाते हैं, किसी तरह की विकृति आ जाती है, तो उसको पुनः रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता भी घी के अंदर है। इसीलिए कैंसर के रोगी जो दर्द से करारे रहते हैं, जिनके जख्म भरते नहीं, जख्मों से बदबूदार स्राव होता रहता है, जख्म फैलते चले जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए भी गाय की इस घी में बहुत अद्भुत क्षमता रहती है। जो मैं कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड कहता हूँ, वो उसमें 2 समूह के फैटी एसिड्स आते हैं, जिनको हम सामान्यतः ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कहते हैं। इन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिडों को लंबे अध्ययन हुए हैं, इनके एक एक गुण को जानने का प्रयास किया है और ये दोनों एसिड गाय के घी में बहुत पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। लेकिन सामान्यतः ये नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः जिस दूध का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, उसमें ये दोनों एसिड न्यूनतम मात्रा में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आजकल घी बनाने का प्रक्रिया ही बदलती है और जिन पश्चिमी लोगों ने हमारे मस्तिष्क के अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल की धारणा को प्रतिस्थापित किया था, उन्होंने गाय के घी को नहीं लिया था। उन्होंने अपने यहाँ जो प्रचलित गाय है, काऊ है, उसके घी सदस्य संरचना को लेकर अध्ययन किया था और उनके घी में और हमारे घी में बहुत अंतर है। उनका घी जर्सी गाय से आता है, फेलेस्टीन गाय से आता है, वो गाय के समूह में ही नहीं आती हैं। तो हमारी जो गाय है, हमारी जो देसी गाय है, उसके घी के अंदर ये दोनों फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। लेकिन जब घी को आप उच्च तापमान पर, दूध को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं या फिर उससे क्रीम अलग करने का प्रयास करते हैं या फिर उस मलाई से आप
मिक्सी में घी को अलग करने का प्रयास करते हैं तो इन दोनों फैटी एसिड की मात्रा घट जाती है, क्योंकि इसका एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं बिलोना घी। तो बिलोना घी जमाने से पहले, बिलोना घी प्राप्त करने से पहले हम मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने से पहले दही जमाते हैं, और दही जमाने से पहले हम घी को गर्म करते हैं। घी के गर्म से सही दूध को गर्म करने से परिष्कृत और महत्वपूर्ण घी की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हमारे यह प्रश्न रहा था कि दूध को धीमी आग पर गर्म करना है, यदि संभव हो पाए तो कंडे की आग पर गर्म करना है या चूल्हे की आग पर गर्म करना है, और इस प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय रहना चाहिए। आप लोग यदि 50 साल से ऊपर के, तो आपने ऐसी प्रक्रियाओं को गाँव में सहजता से देखा होगा। आंगन में चूल्हा या सिंगड़ी जलती रहती से, और उस पर मटकी में भरा हुआ दूध धीमे धीमे गर्म होता रहता था, घंटों गर्म होता था। जब वो धीमी आग पर गर्म हो जाता था और कढ़ जाता था, गाढ़ा हो जाता था, फिर उसका दही बनाते थे, और दही को हमने 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना होता था। क्योंकि दही जमाने की प्रक्रिया शाम को होती थी, तो प्रातःकाल 6-7 बजे के आसपास उससे दही से मक्खन निकालने का प्रयास शुरू हो जाता था, और उसको भी हम सूरज उदय के साथ आसपास प्राप्त कर लेते थे। मक्खन के रूप में प्रयोग करना है तो ये पुरानी धारणा है कि मक्खन को ताज़ा रूप में या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन से पहले भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 1.5 दिन के बाद मक्खन उपयोग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना बदलाव आ चुका होता है, वो फिर पचनी ही नहीं रहता। अन्यथा ताज़ा मक्खन तो एक वृद्ध व्यक्ति भी सहजता से पचा लेता है, और बहुत सारे लोग थे जो 250 ग्राम के आसपास मक्खन का सेवन कर लेते थे। हम लोग स्वयं भी 100-125 ग्राम मक्खन का आराम से सेवन कर लेते थे, और प्रतिदिन भी करते थे। लेकिन अब जो मक्खन मिलता है वो मक्खन तो है नहीं, वो तो बटर ऑयल है, ऐसी प्रक्रिया से तैयार किया गया है जो आपके हाथों में लग जाए तो साबुन से भी धुलता नहीं, ग्रीसी जैसा आपके अनुभव करते हैं। तो उस मक्खन से जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जल के अंश, छाछ के अंश उसमें से उड़ते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं, और जो उसका फैटी भाग बचता है, जो बसा बचती है, उसको कहते हैं हम घी। वो है गाय का देसी घी, और उस घी में वो सारे तत्व रहते हैं। लेकिन इस मक्खन बनाने की प्रक्रिया में भी ध्यान रखनी पड़ती है कि उसे किस डायरेक्शन में, किस गति से घुमाना है। तीव्र गति से घुमाएंगे, जैसे कि आप दूध को गर्म यदि उच्च तापमान पर करते हैं, तो वो जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के कण हैं, वो अपनी मूल संरचना से सहजता से अलग नहीं होते। उनको अलग होने के लिए धीमे ताप पर गर्म करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह जब मक्खन जम जाता है, मक्खन से दूध को अलग करने के लिए भी आपको किस डायरेक्शन में, कितनी गति से घुमाना। यदि आप तीव्रता से घुमाएंगे तो ये सब तत्व टूट जाते हैं, फिर वो आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में खोजते रहिए, वो नहीं मिलेगा। हाँ, धीमी प्रक्रिया से, बिलोना के प्रक्रिया से मक्खन को घी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, तब वो घी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और स्वास्थ्यकारी बन जाता है। फिर ये आपकी बुद्धि भी बढ़ाता है, कैंसर से भी बचाता है, आपकी शारीरिक सामर्थ्य में वृद्धि करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। यदि इसके ऊपर विस्तार पर वो दूंगा तो ये वीडियो कई घंटे का बन जाएगा। मुझे तो छोटी छोटी बातें आपको बतानी होती हैं, लेकिन फिर भी उन सब के तत्वों को मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूँगा, जिनको लेकर हालिया अध्ययन कार्य हुआ है। तो हालिया अध्ययनों से पता चला है कि गाय के घी में अद्भुत औषधि गुण हैं। वो हमें वृद्धावस्था से रोकता है, बीमार पड़ने से रोकता है, यदि कैंसर की व्याधि है तो उससे बाहर निकालता है, यदि आपको आर्थराइटिस है, जोड़ दर्द करते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं, आपकी नेत्र ज्योति घट गई है, स्मृति शक्ति घट गई है, याद नहीं रहता है, या आप अपने को दुर्बल अनुभव करते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इन सब से बचाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो